यासिन मलिक पर जम्मू की टाडा कोर्ट में सुनवाई। 2 मामलों पर कोर्ट ने दी 2 अलग अलग तारीखें। 16 सितंबर 1 अक्टूबर को कोर्ट में दोबारा होगी सुनवाई। जम्मू एयरपोर्ट विस्तारीकरण का प्रस्तावित डिजाइन जारी। 56,693 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा नया टर्मिनल। 36 चेक इन काउंटर और 6 ओवरब्रिज भी प्रस्तावित। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सवालों के घेरे में। जमीन में धंसी नेशनल हाईवे पर सांबा में बनाई गई पुली। गुस्साए लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की यहां स्मार्टनेस की खुल रही पोल। मुबारक मंडी बाजार में लगते ही यहां उभर रहा कॉपर स्टोर। दुकानदारों का धंधा भी हुआ चौपट। जांच की उठी मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कोर्ट की ही खबर दिखा देते हैं, क्योंकि यासिन मलिक पर आज एक बार फिर से सुनवाई हुई है। यासिन मलिक पर जम्मू की टाडा कोर्ट में आज 2 मामलों में सुनवाई हुई और यासिन मलिक को हालांकि यहां फिजिकली टाडा कोर्ट में पेश नहीं किया गया। रोबिया सैयद और एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या के मामले में कोर्ट यहां पर बहस कर रही है, यानी कि कोर्ट के अंदर यह बहस चल रही है। वकीलों में यह बहस यहां पर छिड़ी हुई है। इन दोनों मामलों में अगली सुनवाई अब 2 अलग अलग तारीखों पर होगी। एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या मामले में 16 सितंबर, जबकि रोबिया सैयद मामले में 1 अक्टूबर को टाडा कोर्ट में फिर से यहां पर सुनवाई होगी। साफ तस्वीरों में इस वक्त हाई कोर्ट की आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर आज सुनवाई हुई है। मुकम्मल तरीके से 2 अलग अलग तारीखें दे दी गई हैं। एक 16 सितंबर और 1 अक्टूबर को यहां पर दोबारा से सुनवाई होगी। अनिल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई हुई है? देखिए, ये सब सुनवाई जो है वर्चुअल मोड को लेकर हुई है और जिसमें एक बड़ी आपको बता दें कि एक बड़ा ये एक कह सकते हैं कि कड़ी जुड़ती हुई नजर आई है, जिसमें हाल ही में कुछ दिन पहले जो है श्रीनगर पुलिस ने एक मेन एक्यूज को जो है हिरासत में लिया था और आज एप्लीकेंट बेल की अगर हम बात करते हैं तो उस बेल को रद्द करने के लिए जो है सीनियर एडवोकेट्स की तरफ से जो है ये जो है एप्लीकेशन फाइल की गई है। और अब ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से यासिन मलिक की हियरिंग को लेकर जो है आज मुख्य तौर पर सुनवाई थी, जिसमें रुबैया सईद अपहरण मामले की बात करते हैं या फिर इसी के साथ अगर हम बात करते हैं या स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी की बात करते हैं, उस मामले को लेकर सुनवाई थी। और जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम कहें इन दोनों हत्याओं को लेकर जिस तरह से मुख्य तौर पर हालांकि कुछ दिन पहले कश्मीर घाटी में मुख्य तौर पर जिस एक्यूज को हिरासत में लिया गया है उस पूरे मामले से संबंधित जो है आज ये मुख्य तौर पर यह माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में यासिन मलिक के टाडा कोर्ट की बात करते हैं जहां पर यह सुनवाई चल रही थी। और उस बीच ये एक बड़ी पहल देखने को ये मिली है कि अब जो अगली तारीख मिली है इस केस को लेकर एक है, जिसमें आपने साफ तौर पर मुख्य तौर पर कुछ दिन पहले बताया कि 16 तारीख और 1 अक्टूबर को लेकर अब ये देखना होगा कि इन तारीखों में क्या कुछ परिप्रेक्ष्य तरीके के साथ जो है न्यायालय से क्या कुछ फैसला आता है। ये एक बड़ी कड़ी है। और इसी के साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जिस तरह से टेरर फंडिंग मामले में यासिन मलिक इस समय तिहाड़ जेल में है और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मुख्य एक्यूज एक और कश्मीर घाटी से हाल ही में कश्मीर से उसे हिरासत में लिया गया था और वो भी की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है अनिल? देखिए, मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो रफीक उसका नाम बताया जाता है। और आज जिस तरह से टाडा कोर्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक मेन अक्यूज माना जाता है। जेकेएलएफ की बात करते हैं, ये मेन एक एक्टिव उस समय का एक मेंबर था। जिस तरह से कश्मीर में हमने देखा कि सन 1990 की बात करते हैं या सन 1984 की बात करते हैं तो किस तरह से जेकेएलएफ का जो पूरा प्रमुख था और वो किस तरह से शमूलियत था। आनंद, देखिए 9 अगस्त 2023 को भी सुनवाई होती है, उसके बाद 21 जुलाई 2023 को होती है, 3 अगस्त 2023 को होती है और उसके बाद आज फिर से सुनवाई होती है। क्या लगता है कि कब तक फैसला सुनाया जा सकता है कोर्ट की तरफ से?
सीनियर एडवोकेट मोनिका कोहली जी से बातचीत हुई है। उन्होंने मुख्य तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही इस मामले से संबंधित जो है उम्मीद की किरण झकती हुई नजर आ रही है और जल्द जो है वो इंसाफ की जो अपील है वो इंसाफ जो है वो जरूर मिलता हुआ नजर आएगा और जल्द उन चेहरों ठीक पर है अनिल, खुशी बहुत जरूर बहुत नजर धन्यवाद आएगी। अनिल जुड़ने के लिए। 23 फरवरी 2019 से ही गिरफ्तारी यहां पर यासिन मलिक की होती है और उसके बाद लगातार एक एक करके सुनवाई यहां पर हो रही है, लेकिन फिलहाल हर किसी को इंतजार ये है कि कब तक सजा जो है वो करर कराई जाएगी, किस तरह से ये पूरा केस यहां पर सुलझाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मजबूत, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार जो बेनाम पूरी तरह से यहां करने की कोशिश हो रही है, यानी बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए एक बड़ी पहल इसे कहा जा सकता है। निर्माण के लिए अपनी मौजूदा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण कर रहा है और इसी कड़ी में जम्मू एयरपोर्ट विस्तारीकरण का प्रस्तावित डिजाइन एयरपोर्ट्स और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये पूरी तरह से प्रस्ताव जो था वो जारी कर दिया है। इस पर 861 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें एक सिविल एनक्लेव और 56,693 स्क्वायर मीटर में नया टर्मिनल बनाया जाएगा। 36 चेक इन काउंटर, 6 ओवरब्रिज और यहां पर आप देखिए एप्रन किस तरह से यहां पर बनाने की बात कही गई है 16 और सेल्फ चेक इन कियोस्क की अगर बात करें तो 11 सुरक्षा जांच लेन है और 13 कोड सी विमान की ही पार्किंग के लिए एक यहां एप्रन का निर्माण किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से यहां काम होना चाहिए, अब देखना ये होगा कि कब तक मुकम्मल तरीके से ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि काफी समय से ही लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर आसपास के लोगों को उठा दिया गया था, उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया था और बताया गया था कि 5-5 मरला जमीन उन लोगों को दी जाएगी, क्योंकि चौड़ीकरण का जो काम है एयरपोर्ट का यहाँ पर होना है। इस पर अब और चर्चा कर लेते हैं। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बताते चलिए कि जम्मू एयरपोर्ट का जो है वो कायाकल्प होने वाली है और आपको बताते चलिए कि जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो है वो डिजाइन भी सामने लाया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि इसमें अलग प्रकार के जो है वो निर्माण देखने को मिलेगा, अलग प्रकार के जो है वो आकार जो है वो देखने को मिलेगा। लगभग 861 करोड़ की लागत से जो है वो जम्मू एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। आपको बताते चलिए कि 56,693 स्क्वायर मीटर में नया टर्मिनल बनेगा, जिसमें 36 चेक इन काउंटर होंगे और 6 एयर ब्रोच होंगे, एयरपन होंगे, 16 सेल्फ चेक इन काउंटर होंगे और 11 सुरक्षा जैन लेन और 13 कोड सी विमान की पार्किंग के लिए जो है इसे बनाया जाएगा। यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो है वो निर्माण जो है वो देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। जहाँ पर इससे पहले 14 चेक इन काउंटर है, लेकिन अब चेक इन काउंटर को जो है लेकिन यहाँ पर शिल्पा, बढ़ाया इससे गया पहले शिल्पा 20 नवंबर 2022 को भी ये कहा गया था कि बहुत तेजी से यहाँ पर काम होगा और कई अधिकारियों को भी तैनात किया गया था कि वो मुकम्मल तरीके से काम देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो आसपास के लोग थे जिन्हें वहां से उठाया गया था, उन्हें भी रिलीफ देने की बात कही गई थी। क्या लगता है कि कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? डेडलाइन क्या कुछ दी गई है? देखिए, जिस तरीके से वो लोग जो है वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि जिन लोगों को वहां से उठाया गया था, यानी कि घर जो है उस वक्त उस समय यानी 90s में उस समय उनके घर वहां पर थे, उन्हें वहां से उठाया गया था। वो मांग कर रही है कि उन्हें जो है वो कंपनसेशन दी जाए, उन्हें घर दिलाया जाए। हालांकि अभी तक कुछ भी डिटेल जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से अब नया एयरपोर्ट का यहाँ पर जो है वो निर्माण हो रहा है, नया कायाकल्प जो है वो एयरपोर्ट के यहाँ पर जो है ये देखने को मिलेगी और आने वाले समय में जो है वो अलग एयरपोर्ट जो है वो नजर आएगा। तो हालांकि उन लोगों की बात करें तो अभी तक कुछ भी कंपनसेशन की बात करें या फिर जो जिस प्रकार से वो डिमांड कर रही है कि उन्हें जो है वो घर दिया जाए, वो अभी तक कुछ भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है और जिसको लेकर लगातार उनकी तरफ से जो है वो प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन रिलीफ उन लोगों को देने की भी जरूरत है जहां इन लोगों को उठाया गया है, मुकम्मल तरीके से कॉम्पनसेट करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। देश भर में राजमार्गों का निर्माण और इन्हें चौड़ा करने के लिए जिम्मेदार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी को कितनी संजीदगी से निभा रही है, इसका जीता जागता सबूत आप देख रहे हैं और ये आपको तस्वीरों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता किस कदर तक यहां पर ताक पर रखकर वाहन चालकों की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सांबा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सांबा में किस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एक पुली और उस पर से गुजर रहे ट्रक का भार नहीं सह पाई है और धंस गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रक में सवार लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन फिलहाल इसकी सूचना मिलते ही कई लोग मौके पर जमा हो गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा
कराए जा रहे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठ गए हैं। उन्होंने सरकार से सांबा में बने हुए फ्लाईओवर सहित अन्य निर्माण कार्यों की जांच करवाने की भी मांग करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जनता से टोल तो वसूल रही है, लेकिन बेहतर हाईवे देने में अभी तक नाकाम सिद्ध हो रही है। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हाईवे पर यह पुली बनाई गई थी। इस पुली का निर्माण किया गया था, लेकिन महज सिर्फ एक ट्रक ऊपर से गुजरता है और ये पुली पूरी तरह से धंस जाती है। इस तरह से आप देखिए सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि जहां पर बड़े बड़े पुल बनाए गए हैं वहां पर क्या कुछ हालात होंगे, क्योंकि इस वक्त आपने तरन्हा पुल की भी हालत देख ली है। महज 10 सालों में ही वो पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसी तरह से सांबा नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो वहां पर यह पुली धंस गई है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आम जनता की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो काम यहां पर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बहुत बड़ा सवाल अब हाईवे अथॉरिटी पर ही उठ रहा है, क्योंकि आपने देखा तरन्हा पुल की हालत क्या कुछ हुई और अब सांबा के अंदर भी। देखिए आशा, बिल्कुल आपको बता दें कि तरन्हा पुल की बात करें तो जिस तरह से उस पुल में क्रैक आया उसके बाद से लगातार एक होड़ सी मच गई है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगातार सवालों के घेरे में है। इससे पहले आपको बताते चले कि जब तरन्हा पुल सुर्खियों में आया उसके बाद चिच्ची माता के मंदिर के सामने जो पुल बना उसका भी कुछ हिस्सा जो मिट्टी वाला वो बैठ गया। इसी के साथ साथ सड़कों की हालत जम्मू से लेकर लखनपुर तक इस समय बद से बदतर है, क्योंकि सड़कों का काम चल रहा है, कई जगहों पर रोड ही नहीं है। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि काम जो ओवरलैप हो रहा है वो एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माणाधीन कार्य है वो भी चल रहा है। तो इस समय लोग काफी ज्यादा बेहाल हो चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को आपने काम दिया वो किस तरह से काम कर रही है, किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जा रहा है, नॉर्म को फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन सांबा में जो हादसा पेश आया है, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के कहनी मंडी मोड़ के पास जो एक कलवर्ट बनाई गई थी 8 से 10 महीने पहले जब सांबा फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था, जब यानी सांबा फ्लाईओवर बना था उसी समय ये कलवर्ट भी बनाई गई थी। और ये जो रास्ता यहाँ पर कलवर्ट टूटी है देर रात को, ये रास्ता इंडस्ट्रीज को जोड़ता है, ये रास्ता बॉर्डर को जोड़ता है। और इसी ट्यूब की बात करें, ये हाईवे की जो ट्यूब है ये जम्मू की ओर जाती है। तो यहाँ पर एक ट्रक महज निकला है, उसके बाद से जो कलवर्ट है वो पूरी तरह से बैठ जाती है, ट्रक उसमें धंस जाता है। लेकिन बड़ा हादसा होते होते जो वो टला है। लेकिन इसमें लोगों ने सवाल ये खड़े कर दिए कि जो इसमें आयरन बार्स इस्तेमाल में लाए गए, यानी सरिया जो इस्तेमाल में लाया गया वो किस क्वालिटी का सरिया था। आजकल तो वो सरिया लोग घर बनाने में भी इस्तेमाल में नहीं लाते, जो यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया गाड़ियों का लोड झेलने के लिए, ये एक सवालिया निशान है। और उसी के साथ जो मटेरियल, सब स्टैंडर्ड मटेरियल को लेकर लोगों की तरफ से बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है जिसका खामियाजा आला अधिकारी से कोई बातचीत करने की कोशिश हुई, क्योंकि इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखिए तमाम अगर इस तरह के हालातों को लेकर बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इस मामले को लेकर बात करें तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर पहुंची है, जिन्होंने अभी काम इसका शुरू किया, इस कलवर्ट को दोबारा से बनाया जाएगा। लेकिन लोगों ने अपनी यहाँ पर रिजेंटमेंट शो की है कि आप यहाँ पर काम नहीं करेंगे जब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पर नहीं आते। उनको यहाँ पर जवाब देने होंगे। जो लोगों की तरफ से लगातार सवाल इनके ऊपर दागे जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ गुणवत्ता को ध्यान में रखा जा रहा है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब तो सुर्खियों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी बन चुकी है जब से टोल का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। यानी एक तरफ टोल का विरोध जारी है और एक तरफ सड़कों के खराब होने का सिलसिला जारी है। तमाम इस तरह की आपको नहीं लगता है कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आला अधिकारी कोई बातचीत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो एलजी प्रशासन को बीच में संज्ञान लेने की जरूरत है, इनिशिएट लेने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल एलजी प्रशासन को इनिशिएटिव लेना होगा। लगातार लोग जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर सवाल खड़े करते हैं तो एलजी प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा आशा कि 2 दिन पहले हमने चंद्र प्रकाश गंगा जो फॉर्मर मिनिस्टर है उनसे भी हमने बात की थी इस टोल को लेकर। तो उन्होंने भी कहा था कि हाईवे की जो रिपोर्टिंग है वो नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके तक सही से नहीं पहुंच पा रही। इसमें उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर, इसी के साथ साथ जो ठेकेदार है उनके ऊपर कि आखिर कोई मिलीभगत से काम किया जा रहा है जो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग ऊपर नहीं जा रही है। अगर रिपोर्टिंग ऊपर जाती तो उसमें मंत्री साहब जो है वो एक बड़े स्तर पर संज्ञान लेते। और उसी को लेकर ऋषि आम जनता भी यही आरोप लगा रही है कि जब तक इलेक्टेड मेंबर नहीं होगा उनकी आवाज को ऊपर तक सुनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ग्राउंड से जो रिपोर्ट ऊपर जा रही है वो सही तरीके से नहीं जा रही है, आम लोगों का ये कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए लोग लगातार चुनावों की मांग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव है कि आखिर कब होंगे इसको लेकर लगातार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमने आपको इसी जगह से एक रिपोर्ट दिखाई थी कि एक घर जो वो सुरक्षा दीवार ढहने से जो वो खतरे में आ जाता है, वो घर कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है।
मात्र इसी कलवर्ट के पास वो घर है। तो ये जो हिस्सा है ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गया। इसको पूरी तरह से इसका दोबारा से निरीक्षण करना होगा। ना सिर्फ इसका बल्कि तमाम जो इस समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं हाल ही में, उन तमाम प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करना अब बेहद जरूरी हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा आने वाले बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। और कोई हादसा पेश ना आए उससे पहले यहाँ पर एलजी प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है कि महज आप देखिए कुछ ही समय अभी इस सड़क को बने हुआ है, 10 साल ही हुए थे तरन्हा पुल को बने हुए, तो आपने देखा कि उसकी ब्रिज की जो दीवार है वो किस तरह से खिसक गई और वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये पुल किस तरह से सवालिया निशान खड़ा कर रही है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि काफी तरीके से परेशानी आने वाले समय में लोगों को झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि एक बड़ा हादसा अगर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। हेरिटेज परियोजना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू के पुराने शहर के बाजारों में यहाँ पर जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, अब उनकी पोल खुल रही है। वहीं इन बाजारों के दुकानदारों का धंधा भी चौपट होकर रह गया है। हेरिटेज बाजारों में यहाँ शुमार मुबारक मंडी बाजार में पिछले 2 महीने से कॉबर स्टोन लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस परियोजना में यहाँ नियम कानून किस तरह से ताक पर रखे जा रहे हैं, इसकी पोल इस बाजार के दुकानदारों ने खोलकर रख दी है। अब यहाँ आप देखिए किस तरह से कॉबर स्टोन कुछ ही दिनों में उखड़ने से दुकानदारों और स्थानीय निवासियों का गुस्सा यहाँ 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और पिछले 2 महीने से चौक चबूतरा पर भी किस तरह से सवाल उठ रहे थे, क्योंकि चौक चबूतरा से लेकर मुबारक मंडी के प्रवेश द्वार तक रास्ता बंद है और यहाँ तक कि बीमार लोगों को भी इलाज के लिए ले जाने में उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि इस परियोजना में घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये देखिए, अभी ये 15 दिन पहले ये बनाया है इन्होंने, अभी हाथ से उठाते हैं तो पत्थर निकल जा रहे हैं सारे। ये स्मार्ट सिटी का काम है। ये हमने बुलाया था इनको चेक करने के लिए, तो चेक करके ये हालत निकली, आप खुद देख लो। और 2 महीने से बाजार बंद है, हम सफ़र कर रहे हैं, बाजार पूरी कोऑपरेट कर रहे थे इनसे हम, तो उसके बाद देखो ये हालत हुई है। हाथ से उतर, हाथ आप देखो, हाथ से उतार, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये उतार दी मैंने हाथ से। इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमें 15-20 दिन दे दो, आज 2 महीने हो गए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई, रात को पत्थर निकले हैं। हमने इनको बुलाया, ये आए थे, ये भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। इनको बोला, इन्होंने देखा, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम ठीक करेंगे। हम अब भी इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि ठीक है, आप अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दी है तो इनको बुलाया, ये हमें बोल रहे हैं। लेकिन कोई जो काम सही है वो हम बोल रहे हैं कि इनको उस जैसा करो, ये बोल रहे हैं करेंगे। अब देखते हैं आप आगे क्या करते हैं। नहीं, ये तो बाकी जो काम जो हुआ है ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए दे रही है, खर्च कर रही है। वो ऐसे थोड़ा काम है कि अगर वो 5 दिन के बाद, वो 10 दिन के बाद टाइलें उतर जाएं, उसका क्या फ़ायदा। उससे तो पहले अच्छा था, बाजार हमारा खुला भी था, गाड़ियाँ 2 निकलती थी, अब गाड़ी भी नहीं निकलती है। एक गाड़ी आ जाती है, दूसरी गाड़ियाँ तो वैसे बंद हो गई हैं। इधर लोग 2-4 लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, कैंसर के मरीज यहाँ पे रहते हैं 2-3, उनके लिए गाड़ियों की प्रॉब्लम, उनको उठा के लेके जाना पड़ता है चौक तक। हम फिर भी इनके साथ हैं, लेकिन कम से कम मटेरियल तो सही लगाओ ना। नहीं, ऐसा बोलना गलत है कि लो स्टैंडर्ड का काम हो रहा है। सब कोई जानता है कि लो स्टैंडर्ड का काम नहीं हो रहा है। लोगों ने देखिए, कॉबल स्टोन लग रहा है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है आपके सामने, आपने देखा भी होगा, आपने आपके पेज के ने भी काफ़ी बार इसको चढ़ाया हुआ है ब्यूटिफिकेशन का काम के लिए। लो स्टैंडर्ड ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। देखो, कॉबल स्टोन की जो सेटलमेंट होती है उसके लिए हमें 10-12-15 दिन हमें चाहिए सेटलमेंट के लिए। बारिश का मौसम है तो उसकी सेटलमेंट के लिए 10-12-15 दिन हमें चाहिए होती है। हमें लोगों को बोला भी था कि हमें चलो प्रॉब्लम आएगी 10-15 दिन, तो वो एग्री भी थे हमारे साथ में। पर जैसे एक एडवाइजरी आई थी हमारी SSP साहब की तरफ से कि जितने भी अपने काम चल रहा वो जितने मलबा वगैरह वो सारा हटाने के लिए हमने वो हटाया। तो रात को पता चला कि इनकी CCTV फुटेज में भी है कि किसी ने हैवी व्हीकल इधर चढ़ाया हुआ था, टिप्पर या शायद ट्राली वगैरह थी, लोगों से ही हमने सुना। तो हैवी व्हीकल इधर चढ़ाए हुए हैं, 3-4 दिन हुए थे कॉबल स्टोन लगे हुए, जिस वजह से वो जो कॉबल स्टोन है वो थोड़ा हिल गया हुआ है। तो कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में यहां एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ड्राइव चलाई गई थी और इस दौरान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और बुनियादी ढांचे के दावे किए गए थे। शिक्षा विभाग के इन दावों में कितना दम है, इसका जीता जागता सबूत जिला कठुआ के ही गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोविंदसर में देखने को मिल रहा है।
जहां पर स्कूल की इमारत ना होने की वजह से बच्चों को जगह जगह पर भटकना पड़ रहा है और उनके अभिभावकों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक दिसंबर महीने में इस स्कूल की इमारत का काम शुरू हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है और इसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग से जल्द स्कूल की इमारत का काम पूरा करने की मांग की ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। हमारा स्कूल टूटा हुआ है और हम दिसंबर महीने से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम बाथरूम के लिए वहाँ पे जाते हैं, पानी पीने के लिए वहाँ पे जाते हैं, खाना खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और हमारा स्कूल टूटा हुआ है। मैं बिल्डिंग बना रही थी और आधे नहीं काम रुक गया। हमारा स्कूल टूटा हुआ है। आपका स्कूल टूटा हुआ है? दिसंबर महीने से आया है यहाँ। दिसंबर में यहाँ पढ़ रहे हो आप? तो जब खाना खाने स्कूल में जाना पड़ता है? यस सर। और है ना सर, डर लगता है। सड़क पार करने डर लगता है? यस सर। रोड आप अकेले क्रॉस करते हैं कोई? आज गोविसर में ये प्राइमरी स्कूल है सरकारी, इसकी बिल्डिंग की इतनी बुरी हालत है कि बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं है। वो कहाँ पे पढ़ेंगे? ये दिसंबर महीने से बच्चों को बाहर निकाला हुआ है, कहीं वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, कहीं वहाँ पे। 65 बच्चे हैं और इनके पास एक कमरा है, वही टीचर बैठते हैं, वही बच्चे बैठते हैं। जब बारिश होती है तो बच्चों को टीचर लोगों को घर को भेज देते हैं कि कोई इनका नुकसान ना हो जाए। बिल्डिंग टूटी हुई है, जो एक कमरा है इनके पास वो भी गिर रहा है। प्रशासन इतना सोया हुआ है, प्रशासन की इतनी नालायकी है कि आधी बनाई हुई बिल्डिंग छोड़ दी है। क्या इनके पास पैसे की कमी है? यदि पैसे की कमी है तो क्यों छोड़ा है? इसको बनाना चाहिए। एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि बेटी पढ़ाओ, पढ़ाए कहाँ? पढ़ने के लिए इनके पास कमरा ही नहीं है। जम्मू सूबे के मुद्दों को जोर शोर से उठाकर उन्हें सरकार तक पहुंचाकर इन्हें हल करवाने के लिए एक मंच का गठन किया गया है। इसे जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच का नाम दिया गया है, जिसकी कमान पूर्व एमएलसी अशोक शर्मा ने बतौर चेयरमैन अपने हाथों में ले ली है। आपको बताते चलें कि अशोक शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और जम्मू सूबे से संबंधित कई मुद्दों का हवाला देते हुए आम लोगों से भी मंच के साथ जुड़कर इसे सहयोग देने की अपील की गई है। साथियों ने ये सोचा है कि हम तमाम साथी इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया और रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, हम लोग एक मंच पर इकट्ठे हों। उस मंच पर इकट्ठे होने का एक प्रयास है और इस प्रयास का नाम जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच रखा है। हमारी आज अपील रहेगी तमाम जम्मू वासियों से, यानी जम्मू सूबा के वासियों से, चाहे वो अपने अपने गांव शहर में रहते हैं, चाहे यहाँ से बाहर निकल के आज कई हिंदुस्तान की रियासतों में रोज़गार के लिए और दूसरी मसलों के लिए जा रहे हैं। अगर हम देखें देश विदेश में लोग हमारे हैं, मेरी सबसे अपील है कि हम इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, एरिया, हम लोग एक मंच खड़ा करना चाहते हैं, एक आवाज़ खड़ा करना चाहते हैं, इसको बुलंद करना चाहते हैं, अपनी प्राइड और ग्लोरी को रिस्टोर करना चाहते हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।